सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। स्प्लिट डिसीज़न, इसका मतलब होता है विभाजित फैसला, यानी कि कोई ऐसा फैसला जिस पर फैसला देने वाले अलग अलग मत रखते हैं। द ECI एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ द स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, हैव नॉट प्लेड फेयर। प्ले फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष रूप से काम करना। हैव नॉट प्लेड फेयर इन केसेस ऑफ डिफेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। कोई राजनेता है, वो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जा मिलता है, उसको बोलते हैं डिफेक्शन, दल बदल करना। तो दल बदल के जो मामले हैं, उन मामलों में ECI और जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, उन्होंने निष्पक्षता नहीं बरती है। इन द रनअप, रनअप का मतलब होता है के पहले। टू द इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है जो जस्ट होने वाला है। इलेक्शन टू द महाराष्ट्र असेंबली, तो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनके जस्ट पहले। द राइवलरी बिटवीन द टू फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है गुट, समूह। जैसे कोई एक राजनीतिक पार्टी है, उसके दो गुट बन जाएं तो उन्हें कहेंगे हम फैक्शन। राइवलरी का मतलब है यहाँ पे प्रतिद्वंद्विता। बिटवीन द टू फैक्शंस ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नाउ ऑपरेटिंग, तो NCP के जो दो समूह हैं उनमें जो प्रतिद्वंद्विता है, अब ये जो NCP है, नाउ ऑपरेटिंग एज सेपरेट पार्टीज़, तो NCP के जो दो समूह हैं वे इस समय अलग अलग पार्टीज़ के रूप में अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इन दो गुटों के बीच जो प्रतिद्वंदिता है, विल हैव इट्स इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, मतलब अनिवार्य रूप से ऐसा होगा। इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इलेक्टोरल आउटकम, इलेक्टोरल आउटकम का मतलब हो गया चुनावी परिणाम। तो कुल मिला के इन दो गुटों की जो आपसी दुश्मनी है, अनिवार्य रूप से इनएविटेबली उसके प्रभाव होंगे किस पर, कि भाई महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगा। इसके साथ ही साथ जो चुनावी परिणाम हैं, वे चुनावी परिणाम भी NCP के दो गुटों के कारण प्रभावित होंगे। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू द रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, रिफ्ट का मतलब होता है जो विभाजन हो गया है, जो दरार आ गई है, जो डिवीज़न हो गया है। तो नवीनतम अगर हम बात करें कि ये जो रिफ्ट से संबंधित जो नवीनतम घटनाक्रम की अगर हम बात करें, NCP फाउंडर शरद पवार हैज़ अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ डायरेक्शन, तो अभी हाल ही में NCP के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं शरद पवार, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और इस बात को चाहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह का डायरेक्शन दे, किसे, टू द NCP लेड बाय अजीत पवार, यानी कि दो ग्रुप NCP के बने हुए हैं। एक ग्रुप है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शरद पवार और दूसरा ग्रुप है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अजीत पवार। तो शरद पवार सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ये उम्मीद है उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन दे, किसे, NCP को। किस NCP को, जिसके लीडर अजीत पवार हैं। टू ऑप्ट का मतलब होता है चुनना, फॉर अ न्यू सिंबल इन द असेंबली इलेक्शन, कि जो आगामी महाराष्ट्र में होने वाले जो असेंबली इलेक्शन हैं, उन असेंबली इलेक्शन में नया प्रतीक, नया सिंबल जो है अजीत पवार चुने, ऐसा जो है शरद पवार चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। द NCP's क्लॉक सिंबल इज़ विथ अजीत पवार ग्रुप, NCP का जो चुनाव चिन्ह है क्लॉक, घड़ी, वो इस समय अजीत पवार गुट के पास है।
क्यों है वो? फॉलोइंग का मतलब है को का अनुसरण करते हुए, को फॉलो करते हुए। अ रूलिंग का मतलब है फैसला। बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन फरवरी, कि ईसीआई के द्वारा फरवरी में एक फैसला दिया गया और उस फैसले के कारण अजीत पवार के पास एनसीपी का जो सिंबल है क्लॉक उनके पास है। रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज का मतलब है एक तरह से मान्यता देना, पहचानना, स्वीकार करना। इट एज द ऑफिशियल एनसीपी, यानी कि फरवरी में जो फैसला ईसीआई ने दिया था उस फैसले में जो अजीत पवार वाला ग्रुप है उसे ऑफिशियल एनसीपी के रूप में ईसीआई ने स्वीकारा था। देयर इज़ सम लॉजिक टू द डिमांड। अब ये जो डिमांड शरद पवार ने की है उस डिमांड में कुछ लॉजिक नज़र आता है। क्या है डिमांड? डिमांड ये है कि अजीत पवार वाला जो ग्रुप है, गिव अप का मतलब है छोड़ देना, त्याग देना, द क्लॉक नाउ, कि अजीत पवार वाला जो ग्रुप है वो पार्टी सिंबल क्लॉक को त्याग दे। ये जो डिमांड की गई है इस डिमांड में जो है कुछ लॉजिक नज़र आता है। द ECI's order has already been challenged in the Supreme Court. ECI का जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, यानी कि ECI का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ओरल ऑब्जर्वेशंस इन अर्ली हियरिंग्स इंडिकेटेड, ओरल ऑब्जर्वेशन की जो मौखिक ऑब्जर्वेशंस हैं, लिखित में नहीं है, सिर्फ मौखिक हैं। अर्ली हियरिंग्स की शुरुआत में जो सुनवाई हुई इस मामले के संबंध में, वे सुनवाइयाँ जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं, ये दर्शाती हैं दैट देयर आर सम डाउट्स अबाउट द लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट अडॉप्टेड बाय द ECI। अब देखो ECI ने जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट अपनाया था, अडॉप्ट किया था, उस टेस्ट के संबंध में कुछ डाउट नज़र आते हैं। वाइल रिकॉग्नाइज, यहाँ पे रिकॉग्नाइज का मतलब है मान्यता देना, स्वीकार करना। द अजीत पवार फैक्शन का मतलब हो गया अजीत पवार ग्रुप एज द एनसीपी एंड अलॉटिंग द क्लॉक टू द ग्रुप, यानी कि फरवरी में ECI ने जो डिसीजन दिया था, अजीत पवार ग्रुप को जो है मान्यता दी गई थी ऑफिशियल एनसीपी के रूप में, और अजीत पवार वाले ग्रुप को क्या किया गया था, क्लॉक सिंबल जो है अलॉट किया गया था। और ये मान्यता किस आधार पे दी गई थी? उस समय की लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के आधार पे, यानी कि उस समय महाराष्ट्र में अजीत पवार वाला ग्रुप जो था उसके पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी थी, विधायी रूप से वे बहुमत में थे, तो इस बात को आधार बनाया गया था। लेकिन जो अर्ली हियरिंग्स हुई हैं इस मामले में वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो टेस्ट अपनाया गया लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी वाला, वो टेस्ट डाउट्स के घेरे में है, शक के दायरे में है। द ECI's order had justified the use of the legislative majority test by observing that the test on which group had organizational majority was inconclusive। देखो ECI का ये ऑर्डर, ECI ने जो फैसला दिया था उस फैसले में क्या किया गया था, इस बात को जस्टिफाई किया गया था। जस्टिफाई करने का मतलब होता है किसी बात को उचित ठहराना। ECI ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट अपनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप विधानसभा में बताओ कि आपके पास बहुमत है, आपके पास ज़्यादा मात्रा में विधायक हैं। तो ये जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट है, इस टेस्ट को ECI ने जो है उचित ठहराया था। क्यों? इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद, क्या कि पहले क्या है, इस तरह के टेस्ट किए गए थे। किस तरह के? कि भाई ग्रुप जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी देखी गई थी कि ग्रुप जो है संगठनात्मक रूप से बहुमत किसके पास है। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी की टेस्ट किया गया तो वो इनकन्क्लूसिव रहा, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह से एज वाज द टेस्ट बेस्ड ऑन द पार्टीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि पार्टी
के एम्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके गोल क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस आधार पे टेस्ट किया गया था, वो भी फेल रहा था। तो इसके बाद में ईसीआई ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टेस्ट किया था और इसे जो है सही ठहराया था। मिस्टर अजीत पवार रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज अंकल, कि मिस्टर अजीत पवार जो हैं उन्होंने अपने अंकल के अगेंस्ट जो है, रिवोल्ट का मतलब है विरोध करना, विद्रोह करना, एंड ज्वाइंड द बीजेपी शिवसेना अलायंस का मतलब है गठबंधन, एंड बिकेम पार्ट ऑफ द रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, महायुति कोalition का मतलब है गठबंधन। तो अजीत पवार ने क्या किया था, अपने अंकल के अगेंस्ट विद्रोह करके बीजेपी शिवसेना गठबंधन को ज्वाइन किया था और इस गठबंधन को ज्वाइन करने के साथ ही जो है वे मिस्टर अजीत पवार और उनका ग्रुप जो है हिस्सा बन गया, किस चीज़ का, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का। वाइल, जबकि द एनसीपी, शरद पवार वाला जो एनसीपी ग्रुप है, इज़ पार्ट ऑफ द महाविकास अघाड़ी, शरद पवार वाला जो एनसीपी ग्रुप है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। ये महाविकास अघाड़ी क्या है, विपक्ष, द अपोजिशन कंबाइन दैट इंक्लूड द शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, एंड द कांग्रेस, कि कांग्रेस हो गई, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो गई और एनसीपी शरद पवार वाली है ना, ये जो पूरा विपक्ष है, इस कंबाइन को क्या कहा गया है, महाविकास अघाड़ी। हावेवर, हालांकि इन द लोकसभा इलेक्शंस, की जो लोकसभा चुनाव हुए, मिस्टर अजीत पवार्स ग्रुप वॉन ओनली 1 सीट, मिस्टर अजीत पवार के ग्रुप ने इस लोकसभा इलेक्शन में मात्र 1 सीट जीती, जबकि मिस्टर शरद पवार्स पार्टी यूजिंग द सिंबल ऑफ अ मैन ब्लोइंग अ तुरहा, ब्लो का मतलब होता है बजाना, तुरहा जो तुरही होती है ना, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट की हिंदी होती है तुरही, जबकि मिस्टर शरद पवार की जो पार्टी है उन्होंने क्या किया, इस सिंबल का प्रयोग करते हुए, कौन सा सिंबल मिला था शरद पवार की पार्टी को, कि एक व्यक्ति है जो कि तुरही बजा रहा है, तो ये उनका सिंबल था। और इस तरह से मिस्टर शरद पवार की पार्टी ने लोकसभा में कितनी सीटें जीती, 8 सीटें, वॉन 8। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा, बिसाइड्स पोलिंग अ मच हायर नंबर ऑफ वोट्स, कि भाई इस पोलिंग के अलावा मच हायर नंबर ऑफ वोट्स, कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वोट्स भी मिस्टर शरद पवार के ग्रुप ने या उनकी पार्टी ने प्राप्त किए। द आउटकम रेजेज द क्वेश्चन वेदर द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, अब देखो लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आउटकम हमें देखने को मिला है, जो परिणाम हमें देखने को मिला है, वो ज़बरदस्त रूप से शरद पवार के पक्ष में देखने को मिला है। तो ये जो आउटकम है, ये जो परिणाम है, रेज का मतलब है उठाना, रेज इज़ द क्वेश्चन, तो ये परिणाम सवाल खड़ा करता है, सवाल उठाता है वेदर, कि क्या लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि एक पर्टिकुलर टाइम की जो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी है, जो विधायी बहुमत है, क्या उसे हम उसका प्रयोग किया जा सकता है, कुड बी यूज्ड टू गेन और लूज रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब हुआ यहाँ पे मान्यता, कि क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को प्रयोग किया जा सकता है, ये बताने के लिए कि भाई किसी की मान्यता को रखा जाए या उसे खो दिया जाए, यानी कि मान्यता प्राप्त करने के लिए या उसे खोने के लिए क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को आधार बनाया जा सकता है। फर्दर का प्रयोग करते हैं हम, और कुछ ऐड करना चाहते हैं जो बात हमने कही है उसमें। मिस्टर शरद पवार हैज़ आर्ग्यूड, कि मिस्टर शरद पवार जो हैं उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी दिया है दैट द क्लॉक हैज़ बीन द एनसीपीज रिजर्व्ड सिंबल फॉर मैनी ईयर्स, कि क्लॉक जो है वो एक लंबे समय से एनसीपी का सिंबल रहा है, प्रतीक रहा है, एंड अलॉटिंग इट टू वन ग्रुप, और इस सिंबल को अगर सिर्फ किसी एक ग्रुप को अलॉट किया जाता है तो उसके कारण कन्फ्यूज़न हो सकता है इन द वोटर्स माइंड, वोटर के माइंड में। द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड, कि कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा वेदर, कि क्या टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखा जाए, बाय किस तरह से, डिनाइंग, इनकार करते हुए, द क्लॉक सिंबल टू बोथ साइड्स, कि भाई अब अदालत को ये तय करना होगा कि या तो वो ये कर सकती है कि जो क्लॉक का सिंबल है वो
दोनों समूह को ही न दिया जाए और इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है लाया जाए, दोनों पक्षों को बराबर किया जाए। या फिर अदालत ये भी कर सकती है, लेट का मतलब है अलाउ करना, द रिकग्नाइज्ड फैक्शन यूज द सिंबल एज लॉन्ग एज द ECI ऑर्डर इज इन फोर्स, कि जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब है कि भाई जितने लंबे समय तक ECI का ऑर्डर इज इन फोर्स, यानी कि जब तक ECI का ऑर्डर प्रभाव में है तब तक जो भी मान्यता प्राप्त ग्रुप है वो सिंबल का प्रयोग कर ले। तो इन दोनों में से क्या हो क्या ना हो ये कोर्ट को तय करना है। सच डिस्प्यूट्स, कि इस तरह के जो विवाद हैं, इंक्लूडिंग द अदर मेजर रिफ्ट, कि एक और हमें बड़ी दरार देखने को मिली थी इन महाराष्ट्र में, ओवर किस बात को लेकर, हु रिप्रेजेंट्स द शिवसेना, कि भाई शिवसेना को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के डिस्प्यूट जो हैं वो पॉज का मतलब होता है खड़े करना, यानी कि जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने कुछ सवाल खड़े करती है, तो इस तरह के जो विवाद हैं वो हमारे सामने एक चुनौती खड़े करते हैं टू द एबिलिटी ऑफ पार्टीज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, कि जब आपका सामना किसी चीज़ से होता है उसको हम बोलते हैं इन द फेस ऑफ, व्हेन कन्फ्रंटेड विथ। ऑफ अटेम्प्ट्स टू स्प्लिट का मतलब है विभाजित करने के लिए, टू स्प्लिट देम थ्रू डिफेक्शन एंड रेबेलियन, यानी कि डिफेक्शन दल बदल के माध्यम से या रेबेलियन विद्रोह के माध्यम से जब ये प्रयास किए जाते हैं, क्या प्रयास किए जाते हैं, किसी पार्टी को विभाजित करने के जब प्रयास किए जाते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ मायने रखती है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी, संगठनात्मक एकता। अगर आप उसे मेंटेन कर पा रहे हो तब तो ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि इस तरह के विवाद जो हैं एक चुनौती खड़े करते हैं। क्या वो चुनौती ये है, टू द एबिलिटी ऑफ पार्टीज, कि पार्टी की जो एबिलिटी है उसके लिए चुनौती है। क्या है पार्टी की एबिलिटी, कि भाई पार्टी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी को मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है जब उस पार्टी को दल बदल के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर पार्टी के भीतर ही रेबेलियन देखने को मिलता है, विद्रोह देखने को मिलता है। द फेट, भाग्य ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व्ड ऑफन डिपेंड ऑन द स्पीकर। अब देखो जब भी ये दल बदल की बात आती है तो इंडिविजुअल्स का भाग्य या पार्टी का भाग्य जो है वो डिपेंड करता है किस पर, विधानसभा अध्यक्ष पर, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द ECI। तो दो व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, एक तो है स्पीकर और दूसरी है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून का प्रयोग करके ये डिसाइड करना कि जो डिफेक्शन है वो सही है या गलत है, ये डिसाइड करना किसके हाथ में होता है, स्पीकर के या फिर ECI के। विच, ECI के लिए कहा गया है विच अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, अपनी सहमति देना। विच अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन का मतलब हो गया मान्यता, टू पार्टीज एंड अलॉट्स सिंबल। तो ECI के बारे में कहा गया है कि ECI क्या काम करती है, पार्टीज को मान्यता देती है और उन्हें सिंबल्स अलॉट करती है। बोथ इंस्टीट्यूशंस, कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ऑफिस ऑफ द स्पीकर हो गया और ECI, ये जो दोनों संस्थाएं हैं, सीम ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं इनको ज़रूरत है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, टू कीप देम ऑनेस्ट, कि इन दोनों संस्थाओं को ईमानदार बनाए रखने के लिए ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।